अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसिंग CSS एंड PMS। और इस वीडियो में हम जनरल साइंस एंड एबिलिटी के क्वेश्चन का 2022 का पास्ट पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले इस सीरीज़ की पिछली वीडियोस में हम CSS के जनरल एबिलिटी के 2016 से 2021 तक के पेपर सॉल्व कर चुके हैं। तो चलें शुरू करते हैं 2022 का पास्ट पेपर। क्वेश्चन नंबर 6 है, For his morning walk, Aslam went 110 meters toward east। अब यहाँ तक पढ़ के आपको अंदाज़ा हो गया कि ये एक डायरेक्शन प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हमारा स्टेप होता है कि हमने ये एक डायरेक्शन ड्रा कर लेनी है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। और अब हमने ये गिवन इंफॉर्मेशन की मदद से डायग्राम ड्रा करनी है ताकि हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएं। तो असलम जो है वो 110 मीटर गया है अपने ईस्ट की तरफ। ओके, उसके बाद वो राइट मुड़ा है 40 मीटर्स तक। तो ये उसका राइट है। जो इंसान यहाँ पे आ रहा है ईस्ट की तरफ जा रहा है तो उसका जो राइट होगा वो साउथ की तरफ होगा, तो वो 40 मीटर्स तक गया है। देन वो दोबारा से अगेन राइट मुड़ गया। राइट मुड़ने के बाद उसने 50 मोर मीटर्स तक चला है। अब जो यहाँ पे है उस साउथ में है, उसका राइट वेस्ट की तरफ होगा तो 50 मीटर तक गया है। उसके बाद ही टर्न्ड राइट अगेन। अब जो वेस्ट की तरफ है उसका राइट नॉर्थ होगा तो फिर नॉर्थ की तरफ जाते हुए 120 मीटर्स तक हो गया है। बिफोर ही सैट डाउन ऑन अ बेंच एट पार्क। हाउ फार वॉज द बेंच लोकेटेड फ्रॉम हिज हाउस। यानी कि यहाँ पे अब उसकी करंट पोजीशन है, स्टार्ट उसने किया था यानी उसका होम जो है वो ए पे है। दैट मीन्स कि हमने ये जो डॉटेड लाइन है ये डिस्टेंस फाइंड करना है, और ये जो अंडरलाइन लाइन्स की हुई है मैंने, ये हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है। तो अब देखिए, अब ये एक स्क्वायर फॉर्म बन गई है ना, स्क्वायर तरह की। तो हम क्या करते हैं, अपोजिट साइड्स चूँकि बराबर होती हैं, यहाँ पे 50 है ना, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ये 110 जो है ए से एफ तक की लेंथ है। अगर हम बी से एफ तक की लेंथ देखें तो वो क्या आ जाएगी, वो भी 50 आ जाएगी। अगर हम जो है ये 40 है ई और एफ, अगर हम डी और बी देखें तो वो भी क्या आ जाएगा, वो भी 40 आ जाएगा। बिकॉज वी नो के स्क्वायर के अंदर क्या होता है, हमारे पास अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। अब हमने फाइंड करना है, अगर ए बी फाइंड करना है तो ए बी इस तरह से फाइंड करेंगे ना, अगर हम पूरे ए एफ में से बी एफ सब्ट्रैक्ट कर दें, पूरा है हमारे पास 110 में से 50 सब्ट्रैक्ट करें तो ए बी 60 मीटर आ गया है हमारे पास। नेक्स्ट है बी सी किसके इक्वल होगा, बी सी बराबर होगा, अगर हम सी डी में से ये जो बी डी है यानी 120 जो पूरे की लेंथ है उसमें से ये 40 माइनस कर दें, तो माइनस करेंगे 80 मीटर आ जाएगा। अब ये दो लेंथ हमने फाइंड कर ली हैं। क्यों फाइंड कर ली हैं, ताकि हमारे पास ये जो डिस्टेंस है ना ये फाइंड कर सकें। आप अगर गौर करें, इट्स राइट ट्राइंगल, जिसकी ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। यानी हमने ए सी जो है वो हाइपोटेनस फाइंड करनी है। पाइथागोरस थ्योरम होता है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर जमा ए बी स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर जमा परपेंडिकुलर स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ए सी हमारे पास 100 मीटर आ जाता है। यानी कि वो इंसान ए से लेकर अपने घर से लेकर जो पार्क के बेंच तक का कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, 100 मीटर का। क्वेश्चन नंबर 6 का ही बी पार्ट देख लेते हैं। इसमें वो कहते हैं कि इनकम ऑफ अ कंपनी डिक्रीज्ड बाय 10% एंड 15% इन 2 सक्सेसिव ईयर्स। के किसी कंपनी की इनकम जो है वो सक्सेसिव ईयर्स में 10% और 15% कम हुई है। क्या परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन इनकम होगा 2 सालों के बाद। लेट कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए कि इनिशियल इनकम जो है वो 100 है। आप इसे एक्स भी रख सकते हैं, लेकिन 100 से ज़रा कैलकुलेशंस मज़ीद आसान हो जाएंगी, इस वजह से हमने 100 ले लिए। अब देखिए, इनकम पहले साल में कितनी कम हुई है, 10%। तो यानी कि 100 में से 10% ऑफ 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले 10% ऑफ 100 फाइंड कर लेते हैं, वो 10 आ जाते हैं। इनकम अब क्या आएगी, जब हम टोटल इनकम में से वो जो डिक्रीज़ हुआ है वो माइनस करते हैं तो 90 आ गया। अगेन अगले साल 15% का और कम हो जाती है, रिडक्शन हो जाती है इनकम में। तो क्या आ गया, अब 15% ऑफ, अब हमारे पास पहले ही 90 इनकम बची हुई है, तो 15% ऑफ 90 13.5 आ गया। यानी 90 में से जो हमारे पास डिक्रीज्ड परसेंटेज है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग इनकम आ जाएगी 76.5। हमने फाइंड करना है कि क्या परसेंटेज ऑफ डिक्रीज रहा इन 2 सालों में।
अगर आपने ये वीडियो देखी हो, इसका डिटेल जो वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ, जिसमें हमने ये परसेंटेजेस डिक्रीज़ और इस तरह के इंक्रीज़ के प्रॉब्लम्स पढ़े थे। तो परसेंटेज डिक्रीज़ इक्वल होता है ओरिजिनल वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू। अब देखिए ओरिजिनल वैल्यू 100 थी, न्यू वैल्यू हमारे पास 76.5 आ गई है। वैल्यूज़ को पुट करेंगे 23.5% हमारे पास दो सक्सेसिव ईयर्स में जितना परसेंटेज डिक्रीज़ हुआ है ये वो है। क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट सी में वो कहते हैं कि मेंटल एबिलिटी स्केल से क्या मुराद है और आप एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस को डिफ्रेंशिएट करें। तो मेंटल एबिलिटी स्केल जनरल मेंटल एबिलिटी टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब लेवल एट विच एन इंडिविजुअल लर्न्स अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शंस एंड सॉल्व प्रॉब्लम। कि ये जो है ये टर्म इस लेवल को डिस्क्राइब करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि एक इंडिविजुअल क्या लर्न कर रहे हैं, क्या इंस्ट्रक्शंस को किस तरह से अंडरस्टैंड कर रहे हैं और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। जो टेस्ट होते हैं जनरल मेंटल एबिलिटी का, उसमें अमूमन मेजर ऑफ स्पेसिफिक कंस्ट्रक्ट्स वगैरह होती हैं, जैसे उसमें वर्बल टेस्ट होते हैं, मैकेनिकल, न्यूमेरिकल, सोशल और स्पेशल एबिलिटी के टेस्ट होते हैं। अब एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस में क्या फ़र्क है। एप्टीट्यूड होता है कैपेसिटी टू अप्लाई सम नॉलेज, यानी कोई नॉलेज आपने हासिल कर ली है, उसे अप्लाई जब आपने करना है ना तो वो आपकी क्या होगी, एप्टीट्यूड होगा। इंटेलिजेंस क्या होता है, इंटेलिजेंस होता है सिर्फ नॉलेज को गेन करना, नॉलेज को गेन करना और जो डिफरेंट सिचुएशंस हैं उनके लिए उसे जो है समझना। जहाँ तक सिर्फ नॉलेज गेन करने की बात आई है दैट इज़ योर इंटेलिजेंस, जहाँ पे उस नॉलेज को इस्तेमाल करने की बात आई है दैट इज़ योर एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड जो होता है ये एबिलिटीज़ और कैपेसिटीज़ जो कि रिलेटेड टू स्पेसिफिक फील्ड्स होती हैं उनको मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि इंटेलिजेंस हमारी जनरल मेंटल एबिलिटी फाइंड करने के लिए, मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं कि एक पर्सन जो है वो इतना इंटेलिजेंट है कि उसने जो है मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स के बारे में नॉलेज हासिल किया हुआ है, लेकिन हो सकता है कि उसे ये जो नॉलेज है उसे प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल करने का उसमें एप्टीट्यूड ना हो। तो ये फ़र्क है एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस के दरमियान। पार्ट डी में वो कहते हैं कि हमने कुछ फैक्टर्स डिस्कस करनी है जो कि आपकी इंटेलिजेंस को मुतासिर करते हैं। इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जैसे हेरिडिटी आ जाते हैं, या आपका जो विरासत होती है, मौरूसियत होती है, उसका रोल आ जाता है। एक रिसर्च के मुताबिक जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, यानी जो एक जैसे ट्विन्स होते हैं, उनका आईक्यू ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फ्रेटर्नल ट्विन्स जो डिफरेंट थोड़े जो होते हैं वो ट्विन्स होते हैं। अब ऐसे भी देखते हैं जिनके अगर फैमिली वाले होते हैं वो ज़रा, यानी पेरेंट्स होते हैं या ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वो थोड़े इंटेलिजेंट होंगे, तो उनकी जो आगे औलाद होगी वो भी पढ़ने में या वो भी इंटेलिजेंट होगी। तो हेरिडिटी भी इंटेलिजेंस को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट है जेंडर। वेमेन जो है वो, ये कहा जाता है, ये रिसर्च से एक प्रूवन चीज़ है कि वेमेन जो है वो मेमोराइजेशन अच्छी कर लेती हैं चीज़ों की, और वर्बल टेस्ट वगैरह जो हैं वो अच्छे से परफॉर्म कर लेती हैं, जबकि जो लड़के होते हैं वो मैथमेटिकल एबिलिटी की जो स्किल्स होती हैं उनमें ज़्यादा अच्छे हैं। तो जेंडर जो है वो भी आपकी इंटेलिजेंस को इफ़ेक्ट करता है। फिर आपका इन्वायरमेंट भी, अगर एक बच्चे को बचपन से ही एक अच्छा इन्वायरमेंट, एक स्टडी इन्वायरमेंट, एक लर्निंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है तो उसकी इंटेलिजेंस अच्छी होती है, वो हर चीज़ में अच्छा होता है। एज भी जो है वो इंटेलिजेंस पे फ़र्क डालती है। अगर आप छोटे हैं तो आपकी एज कम है 3 to 5 ईयर, तो आपका ध्यान जो होगा, इंटेलिजेंस आपकी मैयर जो होगी, आप खिलौनों की तरफ ज़्यादा ध्यान होएगा, जबकि आप जब अपनी एडल्टहुड की तरफ जाने लगते हैं तो आप जो आपकी स्टडी रिलेटेड थिंग्स हैं उनकी तरफ आ जाएंगी। नेक्स्ट है हेल्थ एंड फिज़िकल डेवलपमेंट। ये भी इम्पैक्ट डालती है। अगर कोई हम एबनॉर्मल बच्चा ले लें कि जिसे कोई बीमारी वगैरह वो इंसान ले ले, तो उसकी इंटेलिजेंस इतनी अच्छी नहीं होगी। इसी तरह आपकी जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं वो भी इंटेलिजेंस को अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट है, दैट इज़ कि 3 कंसेक्टिव ऑड नंबर्स का सम जो है वो 273 है। वो 3 ऑड नंबर्स क्या हैं हमने फाइंड कर लेने हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं एक्स हम कोई इवन नंबर ले लेते हैं, तो 3 कंसेक्टिव ऑड नंबर्स क्या होंगे। जैसे ये अगर 2 है तो 2 + 1 3 प्लस जो है आगे, या फिर 2 + 3 5
2 + 5 7, यानी इवन में हमने ऑड नंबर्स ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास ऑड नंबर्स आएंगे, और चूँकि कंसेक्टिव चाहिए तो हमने x+1 x+3 और x+5 करने। गिवन कंडीशंस के मुताबिक तीनों का जो सम है दैट इज़ 273, तीनों का सम लेंगे 273 के इक्वल करेंगे, 3x 264 के बराबर, x आ गया हमारे पास 88, यानी वो जो इवन नंबर हमने लिया है वो 88 आ गया। अब x+1 इस पर पुट करेंगे 89, इसमें पुट करेंगे हमारे पास 91, और x+5 यानी 88 + 5 जो है 93। तो ये कंसेक्टिव 3 ऑड नंबर्स आ गए हमारे पास जिनका जो सम है दैट इज़ 273, 89, 91 और 93। क्वेश्चन नंबर बी में वो कहते हैं कि आपने एक सीरीज़ दी हुई है, उसमें मिसिंग नंबर्स आपने फाइंड करने हैं। पहली सीरीज़ है 4, 16, 36, 64, 144। ये जो इनकी अरेंजमेंट्स वगैरह है इस पर भी वीडियो मौजूद है चैनल पे, मैं आपको लिंक मेंशन कर दूंगी तो आप वहाँ से ये अच्छे से चीज़ें समझ सकते हैं। तो अब देखिए, अगर आप गौर करें, ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये जो है 8 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, यानी कंसेक्टिव ये इवन नंबर्स का स्क्वायर लिया हुआ है। ये अगर 8 का स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 10 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी 100 आ जाएगा, वो यहाँ पे मिसिंग नंबर है। फिर 30, 29, 27 मिसिंग नंबर, 20, 15। अब अगर आप गौर करें, 30 में से एक गया 29, 29 में से 2 गए 27, 27 में से अभी क्या गए, इसे आप छोड़ दें। अगर यहाँ पे भी 20 में से 5 गए 15, यानी कि हमने 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ से 1 माइनस किया, यहाँ से 2 माइनस किया, तो यहाँ से हमने 27 में से 3 माइनस करना है, यानी 24 हमारा मिसिंग नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट है 1, 7, 15, 25 और मिसिंग नंबर, और 51। अगर आप देखें 1 + 6 7, 7 + 8 15, 15 + 10 25, यानी कि हमने 6 से ऑनवर्ड इवन नंबर्स को ऐड करते गए हैं। तो 15 + 10 25, तो 10 के बाद अगला इवन नंबर क्या है 12, तो 25 + 12 37, दैट मीन्स कि हमारे पास मिसिंग नंबर इज़ 37। नेक्स्ट है 0 to 6 12 20 30। तो अब आप देखें 0 + 2 2, 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8, यानी कि हमने इसमें जो कंसेक्टिव इवन नंबर्स हैं वो ऐड किए हैं। तो ये 12 + 8 20, 20 + 10 30, तो 30 ये 10 के बाद 12 आता है, तो 30 + 12 क्या आ गया 42 आ गया। तो मिसिंग नंबर हमारे पास क्या है 42 है। नेक्स्ट है 48 24 72 36 108। अब आप देखिए 48 डिवाइडेड बाई 2 करें तो 24 आता है, 24 को 3 से ज़रब दूँ तो 72 आते हैं, 72 को 2 से डिवाइड करें तो 36 आता है, 36 को 3 से ज़रब दें तो 108 आता है, यानी 108 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मिसिंग नंबर आ जाएगा दैट इज़ 54। पार्ट सी में इन्होंने कुछ जम्बल्ड वर्ड्स दिए हुए हैं, आपने वो ठीक से बनाने हैं। जैसे ये थर्सी दिया हुआ है तो इसका सही करेंगे शर्ट आ जाएगा। फिर ये वर्ड का इसका डेंजर भी बन सकते हैं, इसका गार्डन भी बन सकते हैं, यानी आपके पास चॉइसेस, आप दोनों लिखने हैं, आप दोनों में से एक लिखने। इसका इस जम्बल वर्ड का जो सही मीनिंग है वो सही वर्ड है दैट इज स्टमक, इसका जो है वो लंदन है, और इसका जो है वो क्या है हॉलीडे। नेक्स्ट पार्ट डी में वो कहते हैं कि सारा की जो मदर है वो सारा से 6 टाइम ओल्ड है, 6 साल बड़ी है, 6 टाइम्स बड़ी है, ठीक है, यानी जो सारा की एज है उससे 6 गुना बड़ी है, जबकि उसका भाई जो है वो उससे 2 गुना बड़ा है। 3 सालों में उनकी जो एजिस का सम है वो 72 हो जाता है। तो आपने सारा की एज फाइंड करनी है, अली की उसके भाई की एज यानी कि फाइंड करनी है, और उसकी माँ की अब की एज फाइंड करनी है। तो लेट कर लेते हैं कि सारे की एज जो है वो x है, मदर चूँकि 6 टाइम्स है तो 6x आ जाएगा, ब्रदर्स 2x है यानी 2 गुना है, ट्वाइस है तो 2x आ जाएगा। 3 साल के बाद सारा की एज की प्रेजेंट एज में 3 ऐड, मदर की प्रेजेंट एज में 3 ऐड, और ब्रदर की प्रेजेंट एज में 3 ऐड। गिवन कंडीशन कहती है कि तीनों का सम 72 है, 72 के इक्वल रखेंगे, इन्हें सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सारा की जो प्रेजेंट एज है वो 7 ईयर्स आ जाती है। मदर की एज 6 से x जो है 6 × 7 42 ईयर्स है मदर की एज, और ब्रदर की एज जो है दैट इज़ 14 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कहते हैं कि आप सैम्पलिंग से क्या मुराद लेते हैं, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को आपने डिस्कस करना है। सैम्पलिंग एक प्रोसेस है जो हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम
प्री-डिटरमाइंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर टेकन फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन। एक बड़ी पॉपुलेशन में से हम सैंपल सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं देखना चाहती हूँ कि कितने कैंसर पेशेंट्स हैं कराची में, तो इसके जो ओवरऑल पाकिस्तान के होंगे वो एक पॉपुलेशन होगी। अगर कराची के कैंसर पेशेंट्स होंगे तो वो उसकी क्या होगी, उसका एक सैंपल होगा। इसी तरह लाहौर के कैंसर पेशेंट्स वो एक सैंपल है, इस्लामाबाद के कैंसर पेशेंट्स ये एक एग्जाम्पल है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है कि जो नॉन रैंडम वेज से हम कोई जो पार्टिसिपेट करने के लिए सैंपल है जो हमें रिसर्च में चाहिए वो हम लेते हैं, उसे हम कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि असलम जो है वो इज़ विलिंग टू यूज़ अ स्टाइलिश सिरामिक टाइल्स इन लाउंज ऑफ हिज अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस। टाइल की जो शक्ल है वो ट्रायंगल है जिसकी लेंथ जो है वो 12 सेंटीमीटर है और दूसरी टांग की जो लेंथ है या दूसरी जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर की है। हर टाइल जो है वो 15 रुपये की है। तो पूरे लाउंज को जो कि 8 मीटर लंबा और 6 मीटर विड्थ रखता है, यानी एक रेक्टेंगुलर किस्म का लाउंज है। टाइल जो है वो ट्रायंगुलर है। तो कितनी टाइल्स जो हैं वो कवर करेंगी हमने फाइंड करना है। अब साइज़ ऑफ लाउंज अगर आपने फाइंड करनी है तो आप देखें लाउंज जो है वो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के एरिया का क्या फार्मूला आता है, लेंथ क्रॉस विड्थ। तो दोनों को 8 और 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 48 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे चूँकि हमारे पास कैलकुलेशन सेंटीमीटर में दी हुई हैं तो हम इसे भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। आप इन्हें सेंटीमीटर को भी मीटर में कर सकते हैं ताकि सेम यूनिट्स हों। खैर हमने ये मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, तो हमें जो है उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻⁴ के साथ। तो ये आ गया हमारे पास। फिर चूंकि जो टाइल्स है वो ट्रायंगुलर है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस क्रॉस हाइट, तो 4 × 12 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब नंबर ऑफ टाइल्स इन 40 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, 4800 नहीं सॉरी, यहाँ पे 2 ज़ीरो जो हैं वो और आएंगे। ठीक है, इस एरिया में कितनी टाइल्स की ज़रूरत होगी, दैट इज़ ये जो हमारे पास 480,000 डिवाइडेड बाई 24, क्योंकि एक का एरिया जो है वो 24 है, तो 20,000 टाइल्स जो हैं वो हमने उस लाउंज में चाहिए होंगी। एक टाइल की जो प्राइस है वो चूँकि 15 रुपये है, तो 20,000 टाइल्स की क्या प्राइस होगी जब हम इसे 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट जो कि हमें चाहिए, जो हमें रिक्वायर्ड थी, जो हमने फाइंड करनी थी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो पार्ट नंबर सी है जिसमें वो कहते हैं कि एक जो सेल क्लर्क है वो हर आइटम पर नई प्राइस टैग लगा रहा है। एक स्वेटर के ऊपर वो एक्सीडेंटली 20% प्राइस ज़्यादा लिख देता है जबकि उसने 20% प्राइस कम लिखनी होती है। एज ए रिज़ल्ट द प्राइस ऑन टैग जो थी वो ₹80 हो जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो ओरिजिनल प्राइस क्या है स्वेटर की, वो हमने फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन इसके है, प्राइस ऑन टैग जो है वो ₹80 हो जाती है जब वो 20% इंक्रीज़ कर देते हैं। दैट मीन्स के 80 प्राइस के ऊपर वो 100, अगर हम 100% एक अमाउंट लेते होते हैं एवरेज, तो 20% इंक्रीज़ के बाद वो 120% ऑफ एक्चुअल प्राइस ऑफ स्वेटर हो गया। लेट कर लेते हैं कि प्राइस जो है वो एक्स है, तो टैग प्राइस किसके इक्वल होगा, 120% ऑफ एक्चुअल प्राइस, यानी एक्चुअल प्राइस के 120% ज़्यादा। तो 120 × x इज इक्वल टू टैग प्राइस क्या है, 80 है। तो 120 डिवाइडेड बाई 100 × x इज इक्वल टू 80। सॉल्व करेंगे तो यानी ओरिजिनल प्राइस जो थी वो स्वेटर की 66.7। पार्ट डी में वो कहते हैं कि अगर एक सर्टन लैंग्वेज में हम ब्रदर को इस तरह कोड करते हैं तो हम सिस्टर को किस तरह कोड करें। कोडिंग के भी हमने पूरे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप वहाँ से अगर आपको कोई कोडिंग डिकोडिंग में डिक्रिप्शन में इशू है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब देखें, अब ब्रदर और अब ये इस तरह से बनी हुई है कोडिंग के ये बी जो है ये लास्ट से आया हुआ है लेकिन एक अल्फ़ाबेट पीछे गया है। आर से पहले क्या आता है, क्यू आता है, तो क्यू जो है वो यानी हमने बैकवर्ड शुरू करना है। तो इसी तरह ओ जो है ओ से पहले एन आता है, इसी तरह टी जो है टी से पहले एस आता है, यानी हर एक जो है हमने उल्टे, एक तो उल्टे नंबर अल्फ़ाबेट लेटर शुरू करने हैं, दूसरे उनको बैकवर्ड 1 नंबर शिफ्ट करते जाना है। तो सिस्टर की कोडिंग जो होगी वो ये आ जाएगी, यानी एस से पीछे क्या आता है, आर आता है, वो आ जाएगा। आई से पहले क्या आता है, एच आता है, वो आ जाएगा। फिर एस से पहले क्या आता है, आर आता है, वो आ जाएगा।
पी से पहले क्या आता है, एस आता है, वो आ जाएगा। ई से पहले क्या आता है, डी आता है, वो आ जाएगा। और आर से पहले क्यू आता है, ये आ जाएगा। तो इस तरह से हम जो है वो कोडिंग करते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने 2022 के जनरल एबिलिटी के सीएसएस के पेपर को डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इस सीरीज़ की अगली वीडियो में हम 2023 के पास पेपर को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।